बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में जहां मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, वहीं सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट की, क्योंकि हलफ बर्दारी यानी मुख्तलिफ मेम्बरान पार्लियामेंट की जानब से हलफ बर्दारी मुकम्मल होने के बाद आज से बाज़ाब्ता तौर पर जो पार्लियामेंट है उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। और आज की कार्रवाई में सदर द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामान के दोनों ऐवानों ने, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों ऐवानों को मुश्तरका तौर पर आज खिताब किया। और अपने खिताब में उन्होंने जो मुल्क की सरकार है उसके जो इरादे हैं और जो प्लान्स हैं, जो मंसूबे हैं तामीर और तरक्की के हवाले से, अवाम की बहबूदी के हवाले से, उस पर जहाँ रोशनी डाली, वहीं पर उन्होंने हाल ही में जो इंतखाबात पूरे मुल्क के अंदर मुनक़द हुए उस पर भी द्रौपदी मुर्मू ने रोशनी डाली है। और द्रौपदी मुर्मू जब ऐवान में दाखिल हुई तो सभी मेम्बरान ने उनका खड़े होकर इस्तकबाल किया। और उसके बाद कौमी तराने के साथ ही जब द्रौपदी मुर्मू ने अपना खिताब शुरू किया तो उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हालिया दिनों भारत के अंदर मुनक़द हुआ, जिसमें 64 करोड़ के करीब जो वोटरान हैं उन्होंने हिस्सा लिया। ये द्रौपदी मुर्मू ने कहा। मुर्मू ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में भी इन इंतखाबात के अंदर जो पोलिंग की अच्छी शरह देखी गई है। और उन्होंने कहा कि आमतौर पर जम्मू कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच इंतखाबात देखे हैं, जिसमें भारत के दुश्मन काफ़ी सरगर्म हुआ करते थे, लेकिन इस बार के इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के अवाम ने उन दुश्मनों को एक बड़ा जवाब दिया है। ये द्रौपदी मुर्मू ने कहा है। फेडरलिज्म की सच्ची स्पिरिट है। बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जन कल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। हम ताबिश कमाल से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी ऐवान के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि जहां स्पीकर का इंतखाब तो हो गया और स्पीकर वो भारतीय जनता पार्टी की तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं और राजस्थान से वो चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर अभी भी कोई कंसेंसस नहीं बन रहा है। हालांकि हमने देखा कि इससे पहले कांग्रेस की या अपोजिशन जमातों की ये डिमांड रही है कि जहां हिज़्ब इक़्तिदार की जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर पार्लियामेंट को स्पीकर चुना गया है, वहीं पर डिप्टी स्पीकर जो है वो अपोजिशन के खीमे से होना चाहिए। और इस हवाले से अगरचे राजनाथ सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे के दरमियान बातचीत भी हुई थी, लेकिन वो बातचीत के बाद क्या कोई पेशरफ्त हुई है या अभी भी ये बात सरदखाने में ही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे दिल्ली से हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल इस वक्त हमारे साथ है। ताबिश, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? हालांकि स्पीकर का चुनाव तो हो गया, लेकिन अभी डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना अभी भी बाकी है। क्या कोई कंसेंसस बना, कोई पेशरफ्त इस हवाले से है? देखिए, डिप्टी स्पीकर को लेकर के लगातार अपोजिशन की डिमांड है कि डिप्टी स्पीकर उनका होना चाहिए। आज समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव, उन्होंने भी इस बात का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि
डिप्टी स्पीकर हमेशा से ज्यादातर कांग्रेस बीजेपी की सरकारों में भी कांग्रेस का रहा है और कांग्रेस की सरकारों में बीजेपी का रहा है, यानी अपोजिशन का हमेशा से रहा है। और ऐसा हाल ही में भी देखने को मिला, पिछली सरकार में 2014 से 2019 तक जब सरकार थी तो डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का था। अब ऐसे में अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्योंकि बीजेपी लगातार स्पीकर को लेकर के अड़ी हुई थी कि बीजेपी स्पीकर अपना बनाना चाहती है और जेडीयू और टीडीपी के दौरान बातचीत भी की गई थी। लेकिन आज पार्लियामेंट हाउस में जिस तरह से बातचीत हुई, तमाम जेडीयू के और टीडीपी के सांसद हमें मिले, हमने उनसे बातचीत की, तो उनसे हमने जब ये जानने की कोशिश की कि क्या अब डिप्टी स्पीकर पर आप लोग राजी हो जाएंगे, तो टीडीपी के तरफ से बिल्कुल साफ ये कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पैकेज चाहते हैं, हमारी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को लेकर कोई डिमांड नहीं है। बीजेपी जिसको बनाएगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। और जेडीयू पहले ही ये बात साफ कर चुकी है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के लिए उनकी कोई डिमांड नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अपोजिशन इतना स्ट्रांग है कि अपना डिप्टी स्पीकर बना सकता है? तो सरकार से अब ये उम्मीद है, और खास तौर से स्पीकर ओम बिरला या तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे ये उम्मीद जताई जा रही है कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन के पास जा सकता है। लेकिन बीजेपी ने पिछले 2 दिन से लगातार खामोशी इस मुद्दे पर रखी हुई है, कुछ भी बीजेपी के लीडरान कहने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सोर्सेस से ये खबर लगातार हमें मिल रही है कि बीजेपी अपने जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो अपोजिशन के पास दे सकती है, लेकिन ये खबर सिर्फ सोर्सेस से है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई भी चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई है। हालांकि अपोजिशन ये चाहता है कि डिप्टी स्पीकर इस बार अपोजिशन का होना चाहिए, जिससे जो काम है वो स्मूथली किया जा सके, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी चीज निकलकर सामने नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस हवाले से जो सूत्रों के हवाले से, ज़राए के हवाले से खबर है वो यही है कि डिप्टी स्पीकर का जो चुनाव है उसमें शायद ये अपोजिशन के खीमे से आ सकता है, और इसमें कई सहमति बनेगी नहीं बनेगी, इस हवाले से कोई तस्दीक जो है अभी तक नहीं हो पाई है। नाज़रीन, आपको याद ही होगा कि जम्मू सूबे के डोडा के अंदर हम देख रहे हैं कि कल से ही जो एक झड़प जारी थी, जिसमें फौज, फोर्सेस और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इस ऑपरेशन के दौरान 3 मिलिटेंटों को जाम बैक करने का दावा किया है। वहीं पर आज एडीजीपी जम्मू, एडीजीपी आनंद जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी है, जिसमें उन्होंने जो मिलिटेंट्स से असला और बारूद बरामद किया गया है उसका उन्होंने तज़किरा किया, बल्कि उन्होंने इस एनकाउंटर के अंदर भी जो 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं उनके मारने की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि अभी इन तीनों मिलिटेंटों की कोई शनाख्त नहीं हुई है, ताहम उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और तार ढूंढने की भी कोशिश की जा रही थी कि ये जो मिलिटेंट्स मारे गए इनके तार किनके साथ जुड़े हुए थे, किनके साथ राब्ते में थे, उस हवाले से अभी भी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि उनसे सवाल पूछा गया कि जम्मू जोन के अंदर कितने मिलिटेंट अभी भी सरगर्म हैं, तो उस पर आनंद जैन ने कहा कि जम्मू जोन में अभी लगभग 6 से 7 ग्रुप मिलिटेंटों का अभी भी सरगर्म है, लेकिन ये बात अभी भी आया नहीं हुई है कि एक ग्रुप के अंदर कितने मिलिटेंट हो सकते हैं, इसकी कोई वजाहत नहीं हो पाई है। लेकिन उन्होंने तो ज़रूर कहा है कि 6 से 7 ग्रुप अभी भी जम्मू सूबे के अंदर मिलिटेंट्स जो है वो सरगर्म हैं। और जहां तक डोडा जोन का ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि वहां 3 से 4 ग्रुप जो हाल ही में दरअंदाजी कर चुके हैं और उसके बाद अपनी एक्टिविटीज़ को यहां पर जारी रखे हुए हैं। आनंद जैन ने मजीद क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आइए देखते हैं। हमारे एक एहलकार को इंजरी भी हुई थी उस गन फाइट में, और उसके बाद में इस एरिया में एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन सभी के दौरान लॉन्च किया गया था। आज सुबह जैसे ही सूचना मिली हमें कि आतंकवादी इस इलाके में छिपे हुए हैं, तो सुरक्षा बलों के साथ में, जेके पुलिस के साथ में एक सर्च ऑपरेशन हमने चलाया, और जैसे ही हमें घर की सूचना मिली तो उस जगह को हमने कॉर्डन किया, और कॉर्डन करने के बाद जब एनकाउंटर चालू हुआ उसके बाद 3 आतंकवादी इससे मारे गए हैं और उनसे काफ़ी भारी तादाद में असला और एम्यूनिशन वगैरह मिला है, और अभी इस केस की जांच अभी आगे और चलेगी। अभी अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट हैं, पर इनकी अभी शिनाख्त के लिए हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी इस इलाके में सर्च अभियान जो है वो जारी है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है इसके दौरान हम चाहेंगे पता करना कि किन किन लोगों ने इनकी मदद की है और इनकी इस इन्वेस्टिगेशन को हम आगे बढ़ाएं। उसका भी अभी उसके लिए भी अभी सर्च अभियान जारी है,
और हम ये देख रहे हैं कि क्या ये वही ग्रुप है या कोई अलग ग्रुप है। सर जम्मू जोन में कितने टेररिस्ट एक्टिव हैं इस वक्त, नंबर्स स्पेसिफिकली? ग्रुप इसमें 3 से 4 ग्रुप प्रेजेंट हैं जो कि इस इलाके में मौजूद हैं और इस इलाके में अभी एक्टिव हैं, जो कि हाल का नया इन्फिल्ट्रेशन जो भी हाल में हुआ है। टोटल जम्मू जोन में इसके अलावा जैसे 2-3 ग्रुप्स वहाँ मौजूद हैं, तो कुल मिला के हम 6-7 ग्रुप के बीच में हम कहेंगे। कितनी बड़ी कामयाबी इसको मानते हैं? ये बहुत बड़ी कामयाबी हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस इलाके में काफ़ी लोग दहशत में थे, क्योंकि इस इलाके में कोई टेररिस्ट का प्रेजेंस नहीं था। और इनके आने के बाद और ये कामयाबी के बाद लगता है कि मुझे लोगों को नाज़रीन, अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है और इस हवाले से जहां 29 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर की तरफ रवाना होगा, गुफा की तरफ रवाना होगा, वहीं पर इस हवाले से पुलिस की जानिब से और ख़ासतौर पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो ट्रैफिक एडवाइजरी है वो जारी की गई है और जो ट्रैफिक रोड मैप है उस हवाले से भी बात की जा रही है। लेकिन कुछ साधुज जो पहले ही कश्मीर आए हुए हैं, उन्होंने इस हवाले से यात्रियों के लिए क्या कुछ पैगाम छोड़े हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि अपने नुमाइंदे मुदस्सिर से हम बानिहाल से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो हमें इस यात्रा रूट और ट्रैफिक जो मैनेजमेंट रहेगा, जो प्लान रहेगा, उस हवाले से जानकारी देंगे। लेकिन कुछ साधु उसके साथ हमारी टीम ने बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए देखते हैं। अमरनाथ यात्रियों से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि अपने निर्धारित यात्रा परमिट के दिन ही यात्रा करें और अपनी यात्रा को सुनिश्चित करें। यात्रियों से निवेदन है कि वो यात्रा करने से पहले अपने जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें हैं वो साथ में लेकर चले। बहुत अनावश्यक सामान लेकर यात्रा ना करें, क्योंकि रास्ते में भारी सामान ले जाके बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए बहुत ही अपने ज़रूरत की चीज़ें साथ में लेके जाएं और सबसे पहले मौसम को देखते हुए, यहाँ को क्लाइमेट को देखते हुए स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर उनको यात्रा करना चाहिए। उनकी जितने भी यात्री पूरी ऑल ऑफ इंडिया से आते हैं उनकी सेवा करते हैं, उनको भोजन पानी सिखाते हैं, रहते हैं और यहाँ तक आने में हमें कोई परेशानी नहीं। प्रशासन हमारा बहुत साथ देता है, कोई किसी तरीके की तंगी आने नहीं देते हैं और हम यहाँ हर साल आते हैं। 18 साल हो गए हमें लगातार आते हुए। ये हमारे साथी हैं सारे जो हमारे साथ आते हैं यात्रा में और हम यहाँ भोलेनाथ की वादियों में आके बहुत अपने आप को एंजॉय महसूस करते हैं, जैसे एकदम हम टेंशन से फ्री यहाँ एक स्वर्ग में ही आ गए हैं। क्योंकि भोलेनाथ के भक्तों से अपील करते हैं, वहाँ बहुत शांतिपूर्ण माहौल है, खुले दर्शन होंगे, कोई किसी किस्म की तंगी परेशानी नहीं। पुलिस प्रशासन और अपने मिलिट्री के जवान अपनी पूरी साडी मदद कर रहे हैं, सानू किसी किस्म की तंगी नहीं आउंदे, सानू किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आ रही। खुला वातावरण है, इस वेले शांतिपूर्ण माहौल है, बहुत बढ़िया साडी देखभाल कर रहे हैं, चंगे तरीके नाल साडे नाल पेश आ रहे हैं, सानू कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं आउण देंदे। सभी शिव भक्तों से अपील करते हैं, आओ आगे शिव बाबा बर्फानी के दर्शन करो। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जानिब से जो इंतजामात किए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से भी जो इंतजामात किए जा रहे हैं, इसके बीच जहां 29 तारीख से पहला जत्था कश्मीर की तरफ रवाना होगा, वहीं पर जो एडवाइजरी है या ट्रैफिक प्लान है वो क्या कुछ है। जब जम्मू से ये यात्री कश्मीर के लिए रवाना होंगे, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से, तो उस पर प्लान क्या होगा, मुदस्सिर से राब्ता कायम करेंगे जो हमें अपडेट करेंगे। जी मुदस्सिर, बताइए क्या कुछ प्लान रहेगा जब ये यात्री जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से वापस जम्मू जाएंगे, तो किस तरह का ट्रैफिक मैनेजमेंट जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रहने का इम्कान है? जी बिल्कुल, ये अगर हम बात करेंगे जब से ये श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो शुरू होनी होती है, उससे पहले जो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया है वो मुतहरिक हो जाती है और जगह जगह जहां पर भी यात्रियों का रुकने का और खाने पीने का इंतजाम होता है तो उनका जायजा लिया जाता है। पिछले काफी दिनों से ये देखा जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया, ना सिर्फ सिविल इंतजामिया बल्कि जो पुलिस इंतजामिया है वो भी बड़े अफसरान समेत कौमी शहरा और उन मुकामात का दौरा करते हैं जहां पर यात्रियों को रुकने और खाने पीने का इंतजाम होता है। तो इसमें 2 रूट्स प्लान क्या रहेगा, ट्रैफिक प्लान क्या रहेगा? जी बिल्कुल, इसमें 2 रूट्स हैं, एक तो बालटल जो मनीगाम से रास्ता है और दूसरा जो पहलगाम वाला रास्ता है। उसके लिए जो रोड मैप, जो प्लान रूट का तैयार किया गया है वो कुछ इस तरह है। अगर हम जम्मू से बालटल की बात करेंगे तो वो यात्री जो है सुबह जम्मू से जो बालटल की निकलेगी गांदरबल से, वो 4 बजे उनको जम्मू से निकलना पड़ेगा। उसके बाद वो बानीहाल जो है 10 बजे से वो नवयुगा टनल से क्रॉस करके वादी कश्मीर की तरफ उनको रवाना किया जाएगा। तो इसी तरह से जो है मनीगाम की तरफ, जो मनीगाम से बालटल है,
वो 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जो वो बालटाल की तरफ उनको मनीगाम से रवाना किया जाएगा। तो ऐसे ही जो वापस जो यात्री का जत्था है, जब ये यहाँ से जाएंगे तो जो वापसी की प्लानिंग है वो बालटाल टुवर्ड्स जम्मू के, अगर हम वया गांधरबल की बात करेंगे तो वो 6 बजे की रखी गई है। यानी सुबह 6 बजे बालटाल से यात्री को वापस निकलना पड़ेगा जम्मू के लिए गांधरबल से। और इसी तरह जब वो लांबर बनिहाल पहुंचेंगे तो 11:30 बजे से उनको वहां से रवाना किया जाएगा जम्मू की ओर। तो इसी तरह से जहां हम दूसरे रूट की बात करेंगे, जो पहलगाम वाला रास्ता है, वहां जो है जम्मू से जो पहलगाम यात्री का जो जत्था है वो निकलेगा, वो 4:30 बजे सुबह की टाइमिंग रखी गई है। तो इसी तरह से ये लांबर बनिहाल से इनको पहलगाम के लिए 11 बजे जाने की इजाजत दी जाएगी। तो यूं ही अगर हम पहलगाम से जम्मू की बात करेंगे तो सुबह 6 बजे के वक्त मुकर्रर किया गया है। यूनवन पहलगाम से जम्मू के लिए 6:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, और लांबर बनिहाल टुवर्ड्स जम्मू जो है वो 8 बजे के लिए रखा गया है। तो इस बीच जो है वो कट ऑफ टाइमिंग की अगर हम बात करेंगे तो वो टूरिस्ट हो, यात्रीज हो, नवयुगा टनल से जो जम्मू से पहलगाम की तरफ जाएंगे, जो आखिरी गाड़ी होगी वादी कश्मीर की तरफ जो जाएगी, उसके लिए 3 बजे का टाइम जो है वो रखा गया है। और जो आखिरी गाड़ी मीर बाजार अनंतनाग से क्रॉस करेगी उसके लिए 4 बजे की टाइमिंग रखी गई है। उसके बाद ये हिदायत जारी की गई है कि किसी भी गाड़ी को, यानी चाहे फिर वो यात्री हो चाहे फिर वो टूरिस्ट हो, उसको चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी तरह 7 से 8 के दरमियान शाम को, यानी उसके बाद बिल्कुल मुदस्सिर, कुल मिलाकर यही है कि जो एडवाइजरी है, जिसने भी इस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह से सफर करना है तो उसको इस एडवाइजरी पर गौर करना बहुत जरूरी होगा, तभी जाकर उसका जो सफर है वो आसान रह सकता है। फिलहाल मुदस्सिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अमरनाथ यात्रा के हवाले से। अगली खबर में बात करते हैं शम्स फकीर कल्चरल फोरम की जानिब से। आज शम्स फकीर के उर्स के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया था। इस हवाले से कलशीपुरा बड़गाम में मारूफ सूफी शायर शम्स फकीर का उर्स मनाया गया। यहाँ आज जम्मू कश्मीर शम्स फकीर कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी कलशीपुरा खान साहब की जानिब से मौसीकी प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया था, जिसमें वादी के अलग अलग हिस्सों से आए हुए फनकारों ने हिस्सा लिया और सुनने वालों को महजूज किया। यहाँ मारूफ अदीब व शायर वहशी सईद को खिलत शम्स फकीर से नवाजा गया, जबकि इस मौके पर यहाँ पर साबिका ब्यूरोक्रेट फारूक रिंजू शाह और कुछ समाजी कारकुनान भी मौजूद थे। शम्स फकीर हमारे रूह के गुज़ा जो है, रूह का जो खाना है वो शम्स फकीर के कलामों से आता है। और मैं समझता हूँ कि आज अगर शम्स फकीर की फ़कीरी की बरसात हो तो हम सबको उम्मीद करना चाहिए कि उसमें से थोड़ा थोड़ा, जिसको हम कहेंगे रती भर, वो रोशनी हम सबको मिले। शायद इस दिन की इम्पोर्टेंस वही है कि हम सब आज ये इबादत करने आते हैं कि शम्स फकीर की फ़कीरी की अक्कासी हमारी रूह तक पहुँचे, और वो जो रोशनी है वो रोशनी सारे कश्मीर को, सारे हिंदुस्तान को, सारे दुनिया को रोशनाबाज। शम्स फकीर, मैं तो ये जो रूहानी सईद है, ये सारे कश्मीर के रूहानी सईद है। बहुत सारे लोग इस नज़रिया को नहीं समझते हैं। इस नज़रिया को समझने वाले समझे शम्स फकीर एक नज़रिया का नाम है। शम्स फकीर और फकीर फिक्के का नाम है। फिक्के को समझना एक मोहब्बत को समझने के बराबर है। हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ये तीनों को मिलाने वाले कौन थे? ये तीनों को मिलाने वाले हजरत बुलबुल शाह साहब थे। बुद्धिज्म को, हिंदुइज्म को और इस्लाम को मिलाने वाले हजरत बुलबुल शाह साहब थे। शम्स सोबन दोह आसान, यह कुनवु कौशुर अम शब, पत अम सुंद माल वर्ष सह वहमी, अंग्रेजी 7 ये शम्स सोबनिस बजरस कुन नजर दिवान, यह तूत बोड़ तो थोद। ये शम्स सोब ये वोत गोड़ वोत यह मुल्तान गो मुर्शीदस पन्नस निश, तत पे कोर मुर्शीदन अमिस हुकुम तुम वोतिव
इस्लामाबाद तत कोर नेथर पत वोत पन्निस ठिकानस पे बी पत अमिस पन मुर्शीदन वोनमुत कैंस ना बी तुम बिहू गारस मज ब्यूट काज बाग ये बडगमिस मन काज बाग तत ब्यूट गारस मज कोर करार तत ब्यूट वारियास कालस। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।